सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 8 जुलाई 2025 के करंट अफ़ेयर। आइए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ। आपको बता दें कि जो रेयर रोल क्लाउड होता है वो अब न्यूज़ में है। रोल क्लाउड पोर्टुगल के पोवोआ दो वार्जिम बीच में देखा गया है। तो आपसे पहला सवाल तो यहीं पर बन गया कि पोवोआ दो वार्जिम ब्रिज किस देश में सिचुएटेड है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा पोर्टुगल। आपको बता दें पोर्टुगल से संबंधित 2 जानकारी और आपको याद रखना है। पोर्टुगल की राजधानी है लिस्बन और यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूजा। अब आइए रोल क्लाउड को समझने से पहले क्लाउड के बारे में समझ लेते हैं। क्लाउड होता क्या है? तो क्लाउड एक मास होता है, बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का जो फ्लोट करता है स्काई में। या तो वो व्हाइट कलर का होता है या फिर वो ग्रे कलर का होता है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक काफ़ी आसान प्रक्रिया है जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि जब वाटर वेपर हवा में कूल करता है और फिर कंडेंस होके लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें इवोपोरेशन की प्रक्रिया होती है, दूसरा गर्म हवाएँ ऊपर उठती हैं, फिर उसके बाद कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर क्लाउड के टाइप की बात करें तो क्लाउड के काफ़ी टाइप्स होते हैं जिनमें से प्रमुख हैं हाई क्लाउड, मिडल क्लाउड, लो क्लाउड और वर्टिकल क्लाउड। तो अब हाई क्लाउड यानी 20,000 फीट के ऊपर जो क्लाउड बनते हैं उन्हें हम हाई क्लाउड कहते हैं जिसका एग्जांपल सीरस और सीरस स्ट्रेटस है। वहीं मिडल क्लाउड की बात करें तो 6500 से 20,000 फीट के बीच में जो क्लाउड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम मिडल क्लाउड जिनका एग्जांपल है ऑल्टो, क्यूमुलस और अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। लो क्लाउड यानी 65,000 फीट से जो नीचे क्लाउड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं लो क्लाउड। इनका एग्जांपल है स्ट्रेटस और साथ ही साथ क्यूमुलस। अब वर्टिकल क्लाउड जो एक्सटेंड करता है मल्टीपल लेवल्स पर, यानी इसकी कोई फिक्स डेटा नहीं है फिट में। तो यानी कि अब इसका एग्ज़ाम्पल है जो होता है वो है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, यानी कि ये फॉर्मेशन होता है आपको टावरिंग की वजह से, थंडरस्टॉर्म क्लाउड की वजह से, जहाँ पर डार्क बेसेस और एनविल शेप्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो हम बात करने वाले हैं रोज़ क्लाउड की, तो रोज़ क्लाउड भी एक तरह का वर्टिकल क्लाउड ही है। आपको बता दें कि ये क्यूमुलोनिम्बस का ही एक भाग है। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप आर्कस क्लाउड के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आपको आर्कस क्लाउड के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आर्कस क्लाउड एक लो हॉरिज़ॉन्टल क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो टिपिकली फॉर्म होता है लीडिंग एज पर थंडरस्टॉर्म के। अब इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं सेल्फ क्लाउड और दूसरे को बोलते हैं रोल क्लाउड। अब अगर हम सेल्फ क्लाउड और रोल क्लाउड की बात करें, तो रोल क्लाउड और सेल्फ क्लाउड गरज के साथ आने वाले तूफानों के अग्रणी किनारे के पास पाए जाते हैं और तब बनते हैं जब अपेक्षाकृत ठंडी हवा तूफान के डाउनड्राफ्ट से तूफान को पोषण देने वाली गर्मी नम हवा में आगे बढ़ती है। तो ये जानकारी थी किससे? तो ये संबंधित थी आपको रोल क्लाउड और सेल्फ क्लाउड से संबंधित थी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये न्यूज़ एंड ट्रांज़ैक्शन था जो आप इस तरह के क्लाउड के फॉर्मेशन को देख रहे हैं। आप ये जो क्लाउड बना हुआ देख रहे हैं, इसी को रोल क्लाउड भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। अगला करंट अफ़ेयर कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान ने एनडीबी को जॉइन कर लिया है। अब आपको पता है कि मोदी जी पहुँच चुके हैं 17वें ब्रिक्स समिट के लिए ब्राज़ील में। तो वहाँ पर एनडीबी, एनडीबी का दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है और साथ ही साथ इसको ब्रिक्स बैंक के भी नाम से जाना जाता है। अब ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स नेशन के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इसके प्रेसिडेंट का नाम अब आपको याद रखना है, डिल्मा रूसेफ, मैं कई बार बता चुका हूँ। वही इसका फाउंडेशन जुलाई 2015 में किया गया था। अब एनडीबी में टोटल 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनका नाम अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, उरुग्वे और उज़्बेकिस्तान है। अगर एनडीबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये शंघाई चाइना में है। आप बीजिंग चाइना टिक करके मत आइएगा, शंघाई चाइना में है। अब ब्रिक्स के बारे में बता दें आपको, तो ब्रिक्स 2001 जिम ओ'नील की परिकल्पना थी जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अब आपको बता दें कि ब्रिक्स का फाउंडेशन ईयर है 2009। शुरुआत में इसमें 4 कंट्रीज़ थी, साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जॉइन करता है, तब ये कंट्री हो जाती है टोटल 5। कुल अगर अभी 2025 की बात करें तो इसमें 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं और उनमें से भी जो सबसे लेटेस्ट कंट्री है उसका नाम इंडोनेशिया है। मैंने ब्रिक्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, प्रतिदिन कर रहा हूँ, एक बार पीछे की भी वीडियोज़ को देखिए। चलिए, तो ये था आपको दूसरे करंट अफ़ेयर से संबंधित पूरी बात। आइए देखते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर को। अगला करंट अफ़ेयर में भारत चौथा लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूज़र बन गया है 2024 में। अब ये 2024 का डेटा है जिसमें भारत को बताया गया कि ये चौथा लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूज़र है
और ये चाइना से भी हम आगे निकल गए। तो ये डेटा जो है स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025 के द्वारा पब्लिश किया गया है और पब्लिश करने वाले इंस्टीट्यूट है द एनर्जी इंस्टीट्यूट और उसके साथ कोलैबोरेशन में केपीएमजी और कियर्नी इंस्टीट्यूट है। यानी अब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ग्लोबली बन गया है। अब बायोफ्यूल की बात करें तो ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जो लिविंग मटेरियल से डिराइव होता है। अब लिविंग मटेरियल में भी स्पेसिफिक अगर बात करें तो एग्रीकल्चर वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। इंडस्ट्री से जो केमिकल वाला वेस्ट निकलता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अब जो मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स होता है वो होता है आपका इथेनॉल, बायोडीज़ल और बायोगैस। आपको जट्रोफा प्लांट याद रखना है, बायोडीज़ल के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल ब्राज़ील में अभी मोदी जी भी गए हैं, तो ब्राज़ील काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर है इथेनॉल का, क्योंकि वहाँ पर शुगर केन का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके बगासी से इथेनॉल को निकाला जाता है। तो ये बातें भी याद रखिएगा और बायोगैस सिंपली मीथेन है, जो काऊ डंग से निकाला जाता है। साथ ही साथ जहाँ पर कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से भी मीथेन निकलता है। तो ये थी बातें इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा दिया है इंडिया के बारे में। याद रखना है आपको कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में चौथी ऐसी कंट्री बन गई है जो मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़ में आता है। अब इक्वल सोसाइटी किस संदर्भ की बात की जा रही है, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है और जहाँ पर भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, वहाँ पर गिनी इंडेक्स आ जाएगा। तो गिनी इंडेक्स मेजर करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो भी कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं। तो अगर गिनी इंडेक्स की बात करें, तो गिनी इंडेक्स अगर 0 है, यानी कि वो इक्वालिटी की ओर जा रहा है। अगर 0 है, तो वो परफेक्ट इक्वालिटी है, यानी 0 से जितना करीब जो आपको रैंकिंग दी जाएगी, 0 के जितना करीब आपको पॉइंट में वर्ल्ड बैंक डिराइव करेगा, आप उतने ही ज़्यादा ये लगेगा कि आप इक्वल सोसाइटी में रह रहे हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सारे सोसाइटीज़ में वो बराबरी की ओर है। तो इसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है और 100 की ओर जितना नज़दीक चला जाएगा, वो इनकम के इनइक्वालिटी को दर्शाता हुआ चला जाए। तो ये थी गिनी इंडेक्स से संबंधित बात। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वहीं इसके फाउंडर हैं जे किन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट। इनके सीएफओ का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वो एक इंडियन है, अंशुला कांत उनका नाम है। तो ये थी इस करंट अफेयर से संबंधित पूरी बातें। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर में अनाहत सिंह ने जीत लिया है एशियन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल। इनका नाम अब आपको याद रखना होगा अनाहत सिंह के बारे में। इन्होंने एशियन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। और अगर अंडर 17 बॉय कैटेगरी की बात करें, तो आर्यावीर दीवान, उन्होंने भी जीत लिया है एशियन अंडर 17 स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल। अब आपको बता दें कि ये जो टाइटल है, ये यिमच्योन, साउथ कोरिया में हो रहा है। अब अगर स्क्वैश की बात करें, तो स्क्वैश के सिंगल जो आपका चैलेंज होता है, उसमें 2 प्लेयर खेलते हैं और डबल चैलेंज में आपको 4 प्लेयर खेलते हैं। तो इससे संबंधित भी आपसे सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, तो इन्होंने नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 प्रतियोगिता में 86.18 मीटर फेंककर अपना रैंक 1 हासिल कर लिया है। ये जो क्लासिक 2025 यानी नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता हो रहा है, ये श्री कांतावीरा स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित किया गया। वहीं यहाँ पर दूसरे स्थान पर जूलियस योगर रहे, जो कि केन्या के रहने वाले थे। अब इन्होंने 84.51 मीटर अपने भाला को फेंका। वहीं तीसरे श्रीलंका के रुमेश पथि पथियोगे ने 84.34 मीटर अपना भाला फेंका। आपको याद रखना है कि 7 अगस्त को भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल पाने के अवसर पर किया गया था। तो ये थी संबंधित इन करंट अफेयर से जानकारी। आइए देखते हैं अगले करंट अफेयर्स को, जहाँ पर एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 खत्म हो गया है। इसका वेन्यू था बीजिंग, चाइना में ये आयोजित किया जा रहा था। एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप, आर्चरी यानी कि तीर धनुष। अब यहाँ पर इंडिया ने 9 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड है। आपको ये याद रखना है, जिसमें से 2 गोल्ड तो हरविंदर सिंह ने जीता है, तो इनका नाम आपके एग्ज़ाम में मस्ट आने वाला है। तो यानी कि और 1 सिल्वर इन्होंने जीता है। अब दूसरे स्थान पर भारत को मेडल टैली में दूसरे स्थान पे रखा गया, वहीं पहले स्थान पे चाइना को रखा गया, जो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बीजिंग, चाइना में हुआ था। भारत ने इसमें कितने मेडल जीते? 9 मेडल जीते। कितने रैंक पे रहा भारत? तो दूसरे स्थान पे रहा।
आपसे हरविंदर सिंह का नाम इससे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे हरविंदर सिंह किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है, ये पारा आर्चरी से संबंधित है। इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप में। वहीं दूसरी ओर चले तो साक्षी चौधरी ने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, सेकंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो कि अस्थाना में हो रहा है। अस्थाना आपको बता दें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यानी कजाकिस्तान की राजधानी है। अब 54 केजी कैटेगरी में साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। अगर जैस्मिन की बात करें तो 57 केजी में उन्होंने गोल्ड जीता और नूपुर ने 80 प्लस केजी में गोल्ड जीता। यानी भारत ने कुल 11 मेडल जीते, जो सेकंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अस्थाना में आयोजित हो रहा है। यहाँ पे भारत ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 11 मेडल्स जीते। तो ये थे स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें। अब आइए आरबीआई से संबंधित न्यूज़ को देख लेते हैं। तो साहिल किन्नी, अब आपको इनका नाम याद रखना है, इनको आरबीआई इनोवेशन हब का सीईओ बनाया गया है। अब साहिल किन्नी की बात करें तो ये सेतु के फाउंडर हैं और सेतु क्या है, तो एक फिनटेक कंपनी है यानी फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी है जो एपीआई इंटीग्रेशन, पेमेंट सेविंग और क्रेडिट और बिल्स के लिए देखती थी। अब एपीआई का फुल फॉर्म भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ये। तो साहिल किन्नी अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आरबीआई इनोवेशन हब के इनको सीईओ बनाया गया है। अब आरबीआई की बात करें तो यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये किसके कहने पर हुआ था, तो ये यंग हिल्टन कमिटी के कहने पे हुआ था जो 1928 में गठित की गई थी। अगर इसे किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई और वही इसके गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। वहीं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें से एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकीरमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता, इन चारों के चारों डिप्टी गवर्नर का भी नाम अब आपको याद रखना है। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना। बता दें आपको कि इसका टारगेट होता है 4 प्लस माइनस 2, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में ही भारत में महँगाई दर रहना चाहिए, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं। तो ये थी इससे बातें जो आपको दिमाग में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, जो आपका आखिरी न्यूज़ है आज के लिए। तो आईसीसी ने अपॉइंट किया है संजू गुप्ता को नया सीईओ। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संजू गुप्ता को नया सीईओ बनाया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेफ अलार्डिक को रिप्लेस किया है। अब संजय गुप्ता न्यूज़ में है तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी, इसके हेड हैं अभी जय शाह। आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर यूएई दुबई में है। वहीं बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के प्रेज़िडेंट है रॉजर बिन्नी, इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये थे मुख्य खबरें जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।